प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेलवे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिक्स में या फिर साइंस में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पकड़ लीजिए, आप आरआरबी एएलपी टेक पकड़ लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी पकड़ लीजिए, तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके ऊपर काफी सारे प्रश्न जो है वो देखने के लिए मिलते हैं इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ये जो हम लोग आज देखने वाले हैं टॉपिक, वर्क एंड एनर्जी, ये मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये एनसीईआरटी क्लास 9 के लेवल पे बेस्ड है। और हम लोग इस टॉपिक को इस तरीके से देखेंगे कि एक बार ये देखने के बाद में कोई भी प्रश्न इस टॉपिक के ऊपर आप बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, आप बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज वर्क एंड एनर्जी, या फिर जैसे हिंदी में कहा जाए तो कार्य और शक्ति। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये एनसीईआरटी क्लास 9 के टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड है, तो हम लोग एनसीईआरटी की बुक के बारे में ही डिस्कस जो है इसमें करेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक में उल्लेख आता है किसका? कमली का। तो कहा यह जा रहा है कि कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है, वो पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है और बहुत सारी मेहनत करती है, बहुत सी समय और ऊर्जा जो है उसका व्यय करती है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या कमली कुछ कार्य कर रही है? तो इसका जो उत्तर जो है वो ये है कि विज्ञान की परिभाषा से कमली जो है वो कुछ भी कार्य नहीं कर रही है, वर्क जो है वो नहीं कर रही। तो कमली का किया गया कार्य मित्रों क्या है? जीरो है। आइए आगे चलते हैं और एक और उदाहरण जो है वो देखते हैं। अचल चट्टान, आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, पर आपके सारे प्रयासों के बावजूद भी वो चट्टान जो है वो हिल नहीं रही है, चट्टान जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। तो क्या इस परिस्थिति में आपने कुछ चट्टान के ऊपर कार्य किया है? क्या कहेगा फिजिक्स, क्या कहेगा विज्ञान? तो इस परिस्थिति में भी दोस्तों विज्ञान आपसे ये कहता है कि आपके द्वारा चट्टान के ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया गया है, या फिर कार्य जो है वो कितना किया गया है दोस्तों? जीरो जो है वो कार्य किया गया है यहाँ पे। ठीक है, आइए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। बोझ और थकान, आपने एक काफी भारी बक्सा अपने सर के ऊपर उठाए रखा है काफी देर से, और आपने काफी प्रयास किया है और आपने इसमें बहुत सी ऊर्जा जो है उसका व्यय किया है। क्या विज्ञान के दृष्टिकोण से आपने कुछ कार्य किया है? तो इस तरीके से आपने ये बक्सा जो है वो अपने सर पे उठा रखा हुआ है बिना हिले डुले। तो इस परिस्थिति में भी विज्ञान की जो परिभाषा है दोस्तों उसके उससे आप लोग ये कहेंगे कि वर्क या फिर कार्य जो इसमें किया गया है वो कितना है दोस्तों? कार्य बराबर शून्य है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कार्य आपके द्वारा नहीं किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब मैं एक काफी भारी बक्सा लेके मेरे सर पे खड़ा हूँ और मेरे पसीने छूट रहे हैं, पर आप ये कह रहे हैं सर कि कार्य जो है वो नहीं हुआ है, कार्य जो है वो जीरो हुआ है। मैं एक चट्टान को धकेलने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं, पर कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी कमली जो है उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या है मित्रों? जीरो है। तो आखिर कार्य जो है वो है क्या? तो फिजिक्स में या फिर विज्ञान में कार्य की एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा है मित्रों, और वो परिभाषा हम लोग देखेंगे। उस परिभाषा को देखने से पहले आइए हम लोग कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें विज्ञान ये कहता है कि हाँ कुछ कार्य जो है वो हुआ है। तो कार्य की परिभाषा जो है वो विज्ञान के मुताबिक क्या होगी दोस्तों? तो ये है परिभाषा कार्य की। विज्ञान के अनुसार आप कब कहेंगे कि कुछ कार्य किसी वस्तु पे हो रहा है? तो उसके लिए आपको दो शर्तें को पूरी करना पड़ेगा। पहली जो शर्त है वो ये है कि किसी एक वस्तु पे आप लोग क्या लगाना है? आप लोगों को कुछ बल जो है वो लगाना है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? एक वस्तु है उसके ऊपर आप लोग कुछ बल लगा रहे हैं, और उसी के साथ में जिस वस्तु पे आपने बल लगाए हैं उस वस्तु का क्या होना चाहिए मित्रों? विस्थापन होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए।
तो आपका वस्तु जो है वो विस्थापित होनी चाहिए किसी दूरी से। तब अगर ये दोनों शर्तें अगर आपकी पूरी हो रही है, आप एक बल लगा रहे हैं और आपका वस्तु जो है वो विस्थापित हो रहा है, तो उस परिस्थिति में आप लोग ये कहेंगे कि क्या हुआ है, कुछ कार्य जो है वो हुआ है। ठीक है, कुछ कार्य जो है वो हुआ है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इस परिभाषा के मुताबिक कि कब कार्य हो रहा है। यहाँ पे एक लड़की है, वो एक वस्तु के ऊपर क्या लगा रही है मित्रों, कुछ बल जो है वो लगा रही है, कुछ फोर्स जो है वो लगा रही है, और इस बल की वजह से ये जो ट्रॉली जो है, ये जो वस्तु है, इसका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका कुछ विस्थापन हो रहा है। तो ये हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग ही है, ये हमारे परिभाषा के मतलब ही है। तो अगर ये मेरा डेफिनेशन अगर मैं देखूं, अगर मेरी परिभाषा देखूं फोर्स की, तो फोर्स की परिभाषा क्या है दोस्तों, कि कुछ वस्तु पे बल लगना चाहिए और उसका विस्थापन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों शर्तें जो है वो पूरी हो रही है, वस्तु के ऊपर बल जो है वो भी लग रहा है और वस्तु का विस्थापन जो है वो भी हो रहा है। तो क्या इस परिस्थिति में आप लोग ये कहेंगे कि कुछ कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? तो हाँ, इस परिस्थिति में क्या है, कार्य जो है वो हो रहा है। आइए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2, ये भी एनसीईआरटी का उदाहरण है दोस्तों। आप लोग एक पुस्तक को टेबल से उठाकर शेल्फ के ऊपर रखते हैं। पूछा ये गया है कि क्या इस ये जो आप लोगों ने एक्टिविटी करी है, इसमें क्या कुछ काम हुआ है, कुछ कार्य जो है वो हुआ है। आप विज्ञान की परिभाषा से क्या ये कह सकते हैं कि कार्य जो है वो आपका हुआ है। सो अगर आपको पुस्तक को अगर उठाना है, ऊपर उठाना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ बल जो है, कुछ फोर्स जो है इस पुस्तक के ऊपर लगाना पड़ेगा। और फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगाएंगे आप लोग, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में फोर्स जो है वो लगाएंगे। और इस दिशा में फोर्स लगाने के बाद पुस्तक जो है वो आप ऊपर उठा के यहाँ पे रख रहे हैं। मतलब पुस्तक जो है दोस्तों, उसका क्या हो रहा है, कुछ विस्थापन हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रहा है। तो विज्ञान के अनुसार दोनों शर्तें जो है वो हमारी पूरी हो रही है कि किसी वस्तु पे हम लोगों को क्या लगाना है, फोर्स लगाना है और बल लगाना है, और उसी बल की वजह से, उस फोर्स की वजह से वस्तु में क्या आना चाहिए, कुछ डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, कुछ विस्थापन जो है वो होना चाहिए। ये दोनों शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, कुछ कार्य जो है वो हो रहा है, कुछ वर्क जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो कार्य जो है या फिर वर्क जो है वो क्या होगा मित्रों, नॉन जीरो होगा। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज जो है वो समझ में आ रही है। आइए तीसरा उदाहरण जो है वो देखते हैं। बैलों की जोड़ी और गाड़ी। दो बैलें एक बैलगाड़ी को खींच रही है और उस बैलगाड़ी का कुछ विस्थापन हो रहा है। ऐसे में आपको ये बताना है कि क्या कुछ कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखिए, जब बैलों को, इस बैलगाड़ी को खींचना है, इसको आगे चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस दिशा में फोर्स जो है वो आपका लगेगा। ये क्या है दोस्तों, दिस इज द फोर्स। और क्या इस फोर्स की वजह से इस बैलगाड़ी का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ विस्थापन होगा? तो हाँ, ये बैलगाड़ी जो है वो क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे कुछ विस्थापन जो है वो भी है। और इस बल की वजह से इस वस्तु का क्या हो रहा है दोस्तों, विस्थापन जो है वो हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि आपका वर्क जो है वो कैसा है, नॉन जीरो है। वर्क जो है वो नॉन जीरो है। दोनों शर्तें जो है वो आपकी क्या हो रही है दोस्तों, पूरी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क या फिर कार्य आप फिजिक्स के हिसाब से कब होगा, जब आपकी दोनों शर्तें जो है वो फुलफिल होंगी, दोनों शर्तें जो है वो पूरी होंगी। और दोनों शर्तों को कैसा होना पड़ेगा, साथ में पूरा होना पड़ेगा। कौन सी दो शर्तें हैं दोस्तों, किसी वस्तु पे आपको बल लगाना पड़ेगा और उस बल की वजह से वस्तु का क्या होना चाहिए दोस्तों, विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बोलेंगे कि क्या हो रहा है, कार्य जो है वो हो रहा है। अब कार्य शून्य कब होगा, उसका क्या तर्क होगा? तो कार्य शून्य होने के लिए क्या हो सकता है, देखिए कौन सी दो शर्तें पूरी होनी है। एक तो पहली शर्त यह है कि वस्तु के ऊपर क्या लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त भी अगर पूरी नहीं हो रही है, या फिर ये दोनों शर्तें भी नहीं पूरी हो रही है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि कार्य जो है वो नहीं हो रहा है, या फिर कार्य जो है वो कितना है मित्रों, शून्य है, जीरो है। आइए देखते हैं।
अगर आपका फोर्स अगर जीरो है, किसी वस्तु के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स जो है वो जीरो है, फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में आप ये नहीं बोलेंगे कि कार्य जो है वो हो रहा है। कोई भी कार्य नहीं हो रहा है उस वस्तु पे, क्योंकि उस वस्तु पे क्या नहीं है, कुछ बल जो है वो लगा नहीं है। ठीक है। दूसरा तरीका आपका कार्य शून्य होने का वो ये हो सकता है कि उसका विस्थापन जो है वो क्या हो, जीरो हो। जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण में देखा कि एक अचल चट्टान है, एक बहुत बड़ी चट्टान है, और आप उसको काफी मेहनत से पुश कर रहे हैं, उसे धकेल रहे हैं, बट उसका विस्थापन जो है वो कैसा है मित्रों, जीरो है। तो अगर किसी चीज का अगर विस्थापन जीरो है तो उस केस में भी कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। विज्ञान की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, विज्ञान की परिभाषा के तहत आप लोग ये बोलेंगे कि किया गया कार्य जो है वो क्या है दोस्तों, जीरो है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने विज्ञान की परिभाषा को यूज करके वर्क जो है उसको डिफाइन किया है, कार्य की हम लोगों ने परिभाषा जो है उसको तय किया है, उसके हिसाब से अगर आप एक अचल चट्टान के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कुछ बल लगा रहे हैं, और उसमें अगर विस्थापन अगर जीरो है, तो यहाँ पे कार्य जो है वो नहीं किया जाएगा, वर्क जो है वो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। अगर आपने एक काफी भारी बोझा आपके सर पे रखा हुआ है, पर इस बोझे का क्या नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, आपने आधे घंटे से इसको सर पे पकड़ के रखा है, बट इसका विस्थापन अगर नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपने फोर्स तो लगाया है ऊपर, है ना, आपको इसको अगर उठा के रखना है तो आपको क्या करना है, एक फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा ऊपर की दिशा में, एक और बल लगेगा जो कि इसको क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर खींच रहा है। उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कहते हैं, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहते हैं। ये वाला जो बल जो है इसके ऊपर किस दिशा में लग रहा है दोस्तों, नीचे जो है वो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की दिशा में लग रहा है। तो इस इस उदाहरण में भी आपका जो विस्थापन है वो कैसा है, जीरो है। तो अगर विस्थापन आपका जीरो है तो आपका कार्य जो है वो कैसा होगा, आपका कार्य नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन जो है वो आपका कैसा है मित्रों, जीरो है। कमली का हम लोग देख चुके हैं कि कमली बहुत कड़ी मेहनत कर रही है, पर उसे हम लोग विज्ञान की भाषा में कार्य जो है वो नहीं कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरण की मदद से समझते हैं कि कार्य जो है वो क्या है। पहला जो है वो ये है कि क्या मैदान में खेलना, साइकिल चलाना कार्य है? तो अगर आपको साइकिल को अगर चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ बल जो है वो लगाना पड़ेगा, और उस बल की वजह से क्या होगा, आपका साइकिल जो है वो आगे चलेगा, आगे की तरफ जाएगा। तो अगर साइकिल आगे की तरफ जा रहा है तो दोनों शर्तें जो है वो पूरी हो रही है कि वस्तु पे क्या लग रहा है, बल, और उसी के साथ में उसका क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ विस्थापन जो है वो हो रहा है। ठीक है। तो इस केस में ये जो है ये कैसा है, ये कार्य माना जाएगा ऐसा। दूसरा, अगर आप किसी मित्र से अगर बातचीत कर रहे हैं तो विज्ञान के अनुसार ये क्या नहीं है, ये कार्य जो है वो नहीं है। ठीक है। आप एक सिनेमा देखने जा रहे हैं, विज्ञान के अनुसार ये कार्य नहीं है। आइए आगे चलते हैं। तो हम लोगों को एक बात ये समझ में आ गई है दोस्तों कि विज्ञान के अनुसार कार्य जो है वो सिर्फ मेहनत करने को हम लोग कार्य जो है वो नहीं कहेंगे। कार्य करने के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही क्लियर दो चीजें, दो शर्तें जो है वो है हमारे पास में। पहला जो है वो ये है कि किसी वस्तु पे बल लगना चाहिए, और दूसरा उस वस्तु का क्या होना चाहिए मित्रों, विस्थापन जो है वो होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें साथ में अगर पूरी होंगी तभी आप लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है मित्रों, कुछ वर्क जो है वो हो रहा है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर ये दोनों कंडीशंस अगर है तो आप लोग क्या कहेंगे, वर्क हो रहा है। ठीक है। पर ये सूत्र नहीं है मित्रों, ये सूत्र नहीं है दोस्तों, दिस इज नॉट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने कहा था कि फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। ये फोर्स, ये वर्क का फॉर्मूला नहीं है, ये कार्य का सूत्र नहीं है। ये क्या है, ये शर्तें हैं कि बल लगना चाहिए एंड उसका क्या होना चाहिए दोस्तों, कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो होना चाहिए। आइए ये देखते हैं कि वर्क जो है या फिर कार्य जो है उसका सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। तो विज्ञान के अनुसार वर्क कब हो रहा है दोस्तों, आप लोगों ने किसी वस्तु के ऊपर क्या लगाया है, कुछ बल जो है वो लगाया है। बल को हम लोगों ने यहाँ पे लेटर एफ से डिनोट किया है।
और उस बल लगाने की वजह से क्या हुआ है, आपकी वस्तु का विस्थापन हुआ है और वो वस्तु जो है वो उसके नए पोजीशन पे चला गया है। वस्तु का कितना विस्थापन हुआ है, तो वस्तु का विस्थापन हुआ है बाय दिस डिस्टेंस s, ठीक है, s डिस्टेंस से उसका विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पे कार्य का जो सूत्र बनता है वो ये बनता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या कार्य होता है, बल गुणा विस्थापन, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका वर्क जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ये बोलेंगे कि वर्क जो है वो क्या है दोस्तों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। कार्य जो है वो बल गुणा विस्थापन होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली यह है दोस्तों कि आपका वर्क जो है वो एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है। सदिश राशि क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होती है, जिसमें दोनों चीजें हो। कौन सी दोनों चीजें, परिमाण और दिशा। जिस वस्तु में परिमाण और दिशा दोनों हो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश क्वांटिटी जो है आप लोग कहते हैं। पर वर्क जो है या फिर कार्य जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है दोस्तों, ये एक सदिश राशि नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि वर्क जो है वो एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है। वर्क जो है फिर क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क जो है वो अदिश है, वर्क जो है वो सदिश क्वांटिटी नहीं है। वर्क को किस फॉर्मूले से हम लोग लिखते हैं, वर्क को लिखते हैं इस तरीके से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला सूत्र हम लोग सिर्फ उसी केस में यूज कर सकते हैं जब हमारा बल और हमारा विस्थापन एक ही दिशा में हो। ये बात ध्यान रखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये वाला सूत्र कार्य के लिए आप कब यूज कर पाएंगे, जब आपका बल और जब आपका विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। अगर बल का दिशा और विस्थापन का दिशा अगर अलग अलग है तो उस समय आप लोग ये वाला फॉर्मूला जो है उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस केस के लिए हमारे पास में एक दूसरा फॉर्मूला है, वो हम लोग देखेंगे। पर अभी याद रखने वाली बात आप लोगों के लिए ये है कि वर्क जो है वो सदिश क्वांटिटी नहीं है, वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स जो है दोस्तों, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स जो है वो एक सदिश राशि है। उसी तरीके से आपका विस्थापन जो है वो भी कैसा है, सदिश राशि है। तो यहाँ पे दो सदिश राशियां हैं, पर यहाँ पे आपका जो वर्क जो है, वर्क इज नॉट अ वेक्टर, वर्क जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। वर्क कैसी राशि है दोस्तों, वर्क जो है वो एक स्केलर है, ठीक है। वर्क इज अ स्केलर। किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणाफल के बराबर होता है। वर्क का ये क्या है, डेफिनेशन है। आइए हम लोग ये देखते हैं कि वर्क को आप लोग किस तरीके से, व्हाट इज द यूनिट, उसका कार्य का मात्रक जो है वो क्या है, हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कार्य के लिए जो सूत्र लिखा है वो क्या लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट या फिर बल गुणा विस्थापन। कार्य इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे बल जो है दोस्तों उसका जो एसआई यूनिट जो है वो होता है क्या, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। न्यूटन इंटू मीटर जो है वो क्या है, होता है दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर होता है, माफ कीजिएगा दोस्तों, फोर्स का जो यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन और विस्थापन जो है उसका यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पे वर्क का जो यूनिट जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को और एक नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है जूल, ठीक है, इसे कहा जाता है जूल। तो एक जूल वर्क कब होगा, एक जूल वर्क तब होगा जब आप एक न्यूटन के फोर्स से, एक न्यूटन के फोर्स से किसी वस्तु का विस्थापन कर रहे हैं। और कितना विस्थापन होना चाहिए उसमें,
1 मीटर। तो जब आप 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर का विस्थापन आप करते हैं तो कितना कार्य आपको मिलता है? जो कार्य आपको मिलता है वो होता है 1 जूल का। ठीक है, 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा के दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि वर्क जो है उसका जो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है वो क्या है दोस्तों? दैट इज जूल। ठीक है, वो है जूल। वर्क कब शून्य होता है? तो हम लोग ये देख चुके हैं कि वर्क दो परिस्थितियों में हमारा शून्य हो सकता है। जब वस्तु पे या तो कोई फोर्स ही ना लगे, कोई बल ही ना लगे, या फिर बल लग रहा है पर वस्तु का विस्थापन जो है वो जीरो हो, या फिर दोनों ही चीजें जीरो हो। तो वस्तु के ऊपर ना तो बल लग रहा है ना तो उसका विस्थापन हो रहा है, तो उस केस में भी जो कार्य किया गया होगा वो कैसा होगा? जीरो होगा। इस केस में फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, पर विस्थापन कैसा है? शून्य है, जीरो है। तो हमारे सूत्र के हिसाब से, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से वर्क डन जो है वो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज व्हाट? जीरो। तो यहाँ पे जो कार्य जो किया गया है वो कैसा है? जीरो है। यहाँ पे एक वस्तु है जो कि इस तरीके से जा रहा है यूनिवर्स में। अब वो यूनिवर्स में अगर जा रहा है तो उसके ऊपर कुछ भी फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो एफ जो है वो क्या होगा? जीरो होगा, पर उसका विस्थापन जो है वो हो रहा है। ठीक, आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब भी अंतरिक्ष में कोई भी चीज काफी दूर चलती है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर है, या फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर है, ग्रेविटी से बाहर है, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लगता है, पर वो कैसा होते हैं मित्रों? विस्थापित होती है। वो कैसा होती है? विस्थापित होती है। तो अगर वो विस्थापित हो रही है बट उसके ऊपर अगर कोई भी बल अगर नहीं लग रहा है, तो उस केस में उसके ऊपर किया गया कार्य जो है वो भी कैसा होगा? जीरो होगा, क्योंकि वर्क जो है वो क्या होता है मित्रों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में फोर्स जो है वो कैसा है? जीरो है। आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है? वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों कैसे होने चाहिए? ये दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। और आप लोगों को ये कहा गया है कि बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है। कौन सी दिशा में हो रहा है मित्रों? बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है। और कितना विस्थापन हो रहा है? 2 मीटर। तो इसका मतलब बल जो है वो कितना लगाया हुआ है? 5 न्यूटन बल है, और विस्थापन कितना है? 2 मीटर है। और ये दोनों कैसे हैं? एक ही दिशा में। 5 गुणे 2 जो है वो होता है 10 न्यूटन मीटर। तो आपका जो कार्य जो किया गया है वो है 10 न्यूटन मीटर, या फिर आप लोग कहेंगे 10 जूल। ठीक है, चलिए आप लोग इसको ट्राई करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, बताइए कि इसका उत्तर जो है वो क्या आएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से हम लोगों ने वर्क को डिफाइन किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने कार्य की परिभाषा ली है, उस परिभाषा के मुताबिक वर्क के लिए जो सूत्र जो है, जो फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वस्तु पे कितना बल लग रहा है? 7 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, फोर्स जो है वो कितना है? 7 न्यूटन है, गुणा डिस्प्लेसमेंट जो है, इस फोर्स के वजह से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट जो है, जो विस्थापन जो है वो कितना है दोस्तों? 8 मीटर का विस्थापन है। ठीक है, तो 7 इंटू 8। तो यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 56 न्यूटन मीटर, या फिर 56 जूल। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
या फिर बल और विस्थापन जो है वो दोनों कैसी दिशा में है दोस्तों, एक ही दिशा में है। मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूं कि ये सूत्र आप लोग तभी इस्तेमाल कर सकते हैं कार्य निकालने के लिए जब आपका बल और विस्थापन दोनों कैसी दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। When the force and displacement is in the same direction, only then can you use this formula, work done is equal to force into displacement. एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिए दोस्तों कि वर्क फोर्स जो है वो आपका कौन सा राशि है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है वो कैसा राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी कैसा राशि है, सदिश राशि है। तो अगर ये सदिश राशि है दोनों चीजें, तो यहाँ पे मैंने लिखा हूं 7 और यहाँ पे लिखा हूं 8। तो जब भी हम लोग वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं उस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि आप फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का या फिर बल का और विस्थापन का सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड जो है उसको लेते हैं। डायरेक्शन को अभी इस फॉर्मूले में हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो दोनों कैसा है, सेम है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वर्क जो है वो 56 जूल्स है, ठीक है। आइए सो कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला जो है वो क्या है। तो इस कार्य में बताइए, ये एक बच्ची है जो कि इस टॉय के ऊपर कुछ बल लगा रही है। यहाँ पे जो वर्क किया जाएगा वो कैसा वर्क किया जाएगा, तो यहाँ पे जो बल का दिशा है और जो डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन का दिशा है वो दोनों कैसा है, एक ही दिशा है। दोनों दिशा जो है वो कैसी है, एक ही दिशा है। तो इस कंडीशन में आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे जो वर्क किया गया है दोस्तों वो कैसा किया गया है, पॉजिटिव वर्क किया गया है। यहाँ पे कौन सा वर्क किया गया है, पॉजिटिव वर्क किया गया है। या फिर आप लोग उसे बोलेंगे कि जो वर्क जो है वो कौन सा है, धनात्मक वर्क है, ठीक है। जब दोनों बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो जो वर्क किया जाता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस लड़की के द्वारा यहाँ पे इस कार के ऊपर जो वर्क जो किया गया है वो कैसा वर्क किया गया है दोस्तों, दैट इज अ पॉजिटिव वर्क, ठीक है। कैसा वर्क किया गया है, पॉजिटिव वर्क जो है वो किया गया है। चलिए बताइए इस केस में जो वर्क जो किया गया है वो कैसा वर्क है। इस केस में जो वर्क किया गया है वो किस तरीके का वर्क है, कैसा कार्य है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बल जो लग रहा है और जो विस्थापन है उन दोनों की दिशा जो है वो कैसी है दोस्तों, उल्टी है। यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन जो है वो इस ऐसा है और विस्थापन जो है वो इस दिशा में हो रहा है। तो यहाँ पे आपका बल और विस्थापन दोनों का जो दिशा जो है वो कैसा है, उल्टा है। और एक और खास बात जो है वो ये है कि आपके बल और विस्थापन में जो एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्रीज का है, 180 डिग्रीज का है, ठीक है। तो इस केस में आप लोग ये कहेंगे कि जो वर्क हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। या फिर मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो भी वर्क हो रहा है दोस्तों वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव वर्क है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्क जो है वो कैसा वर्क है, नेगेटिव वर्क है। या फिर इसे हम लोग ऋणात्मक वर्क जो है वो कहेंगे, ठीक है। तो दो चीजें हम लोगों ने देखा है, क्या आपका वर्क पॉजिटिव कब होता है, धनात्मक कब होता है, जब दोनों आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तब आपका वर्क जो है वो होगा पॉजिटिव या फिर धनात्मक। और जब फोर्स, बल और विस्थापन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका जो वर्क जो है वो कैसा होगा, वर्क जो है वो होगा आपका ऋणात्मक वर्क या फिर नेगेटिव वर्क जो है वो होगा, ठीक है। आइए एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक कुली 15 किलो का बोझ धरती से 1.5 मीटर 1.5 मीटर्स ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की परिकल्पना कीजिए, परिकलन कीजिए।
तो देखिए, इस कूली को इस बोझ को उठाना है, तो ये बोझ कहाँ से उठा रहा है? ये जमीन से बोझ को उठा रहा है और जमीन से बोझ को उठा के अपने सर पे रख रहा है। तो क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ विस्थापन हुआ है कि दोस्तों? हाँ, विस्थापन हुआ है। और कितना विस्थापन हुआ है? 1.5 मीटर्स का विस्थापन जो है यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे एस जो है, विस्थापन जो है वो कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर हो जाएगा। क्या इस वस्तु को उठा के सर पे रखने के लिए, क्या इस बोझ को उठा के सर पे रखने के लिए कुछ बल की आवश्यकता है? तो हाँ, बल की आवश्यकता तो है। और कितने बल की आवश्यकता है? तो आपको पता होगा कि जितना इस वस्तु का वजन है, जितना इस वस्तु का वेट है, उतना ही हम लोग को क्या लगाना पड़ता है? इसके ऊपर बल लगाना पड़ता है, तभी हम लोग इसको क्या कर पाते हैं? उठा पाते हैं। तो कितना बल लगाया है हम लोगों ने इसके ऊपर? तो यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर। और अब आप लोगों को निकालना है फोर्स। ठीक है, फोर्स आप लोगों को निकालना है कि उस वस्तु के ऊपर आप लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स जो है या फिर बल जो है वो आप लोग कितना लगाएंगे? उसके वेट के मुताबिक जो है वही आपको फोर्स जो है उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। उस फोर्स को निकालने के लिए आपके पास में दो चीजें जो वो दिया हुआ है। पहला, वस्तु का द्रव्यमान्य या फिर मास जो है वो आप लोगों को दिया गया है, वो कितना है? 15 केजी है। तो फोर्स का जो परिभाषा जो होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इस केस में क्या है? आपका जी है। मास जो है, वस्तु का जो मास है वो कितना दिया गया है? वस्तु का मास दिया गया है 15 केजी। और जी जो है उससे अभी हम लोग सरलता के लिए ले लेते हैं 10। तो यहाँ पे आप लोगों को जो बल जो लगाना है वो लगाना है कितना? 150। मास जो है वो आता है केजी। एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आप लोग ये बोल सकते हैं कि 150 न्यूटन का आप लोगों को क्या लगाना है? यहाँ पे फोर्स जो है उसको लगाना है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ से वर्क डन अगर निकालते हैं तो वर्क डन के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो करना पड़ेगा। आपके पास में फोर्स है, आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं? वर्क डन जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन जो है वो क्या आ रहा है? वेट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? 15 इंटू 10। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 1.5। तो आपका जो वर्क डन जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है दोस्तों? 225। ठीक है, वर्क डन जो है वो निकल के आ रहा है कितना? 225 जूल या फिर 225 न्यूटन मीटर। तो हम लोगों ने ये देखा कि वर्क जो है या फिर कार्य जो है वो दो तरीके का हो सकता है। या तो आपका कार्य घनात्मक कार्य हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव वर्क हो सकता है, जब आपका बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। तो उस कंडीशन में जो आपका कार्य जो है वो कैसा होगा दोस्तों? घनात्मक कार्य होगा। अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया है, अभी हम लोगों ने जो उदाहरण देखा है उसमें क्या है? उसमें वस्तु के ऊपर जो बल लगाया गया है आपके द्वारा, ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बाय यू ऑन दिस ऑब्जेक्ट, वो किस डायरेक्शन में है? वो ऊपर की डायरेक्शन में है। इसको अगर ऊपर उठाना है तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। और इसका जो विस्थापन जो है वो भी किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऊपर की दिशा में हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे आपके द्वारा किया गया कार्य जो है वो कैसा कार्य है? धनात्मक कार्य है। आपके द्वारा उस बोझ के ऊपर किया गया कार्य जो है वो कैसा कार्य है? धनात्मक कार्य है। द वर्क डन बाय यू ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। क्या इस वस्तु के ऊपर और भी कोई फोर्स लग रहा है? तो हाँ, इस वस्तु के ऊपर और भी एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कौन सा होगा? वो फोर्स होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको आप लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और वो किस दिशा में होगा? वो होगा नीचे की दिशा में। अब आपका विस्थापन जो है वो ऊपर की दिशा में हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की दिशा में है। तो यहाँ पे आपका जो वर्क जो है, जो कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से किया गया है, ग्रेविटी की वजह से है, वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की दिशा में है और आपका विस्थापन जो है वो ऊपर की दिशा में है। तो ये दोनों में जो एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्रीज का है। ठीक है, और हम लोग ने ये देखा था कि अगर आपकी फोर्स बल में और विस्थापन में अगर एंगल 180 डिग्री का होगा तो जो कार्य जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वर्क जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आपका यहाँ पे कार्य जो है वो कैसा है दोस्तों, ऋणात्मक कार्य है। ये था कंडीशन जब आपका फोर्स या फिर बल और विस्थापन या तो दोनों एक दिशा में हो या तो एक दूसरे से एकदम विपरीत हो। ये दोनों कंडीशंस में हम लोगों ने ये देखा है कि कार्य जो उसको हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वर्क डन। पर हमेशा आपका यही दो कंडीशंस नहीं होगा। कई बार हो सकता है कि आपके बल में और विस्थापन में क्या हो, कुछ एंगल हो। तो आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। फोर्स की दिशा क्या है, फोर्स की दिशा ये है, और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है उसका दिशा जो है वो कैसा है, ये दिशा है। ठीक है, तो ये एस है आपका और यहाँ पे कुछ फोर्स जो है वो लग रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका बल और विस्थापन जो है वो दोनों एक ही दिशा में नहीं है। वो क्या है, कुछ एंगल बना रहा है। आपका फोर्स, बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। उस एंगल का मैं बोलूंगा फाई। ठीक है, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे फाई। तो इस केस में आप लोग वर्क जो है या फिर कार्य जो है उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो जब आपके बल में, एफ में और विस्थापन में या फिर एस में क्या हो मित्रों, कुछ एंगल हो। ठीक है, ये विस्थापन है आपका और उनके बीच में क्या है, कुछ एंगल है। वो एंगल क्या है, फाई है। तो इस परिस्थिति में आप लोग वर्क जो है उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक ही डेफिनेशन याद रखना है वर्क का या फिर एक ही परिभाषा याद रखनी है आपको कार्य की, तो वो परिभाषा जो है वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि कार्य जो है वो होता है बराबर किसके, बल गुणा विस्थापन। पर वो बल जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, वो बल जो है वो हमेशा वस्तु के विस्थापन की दिशा में होना चाहिए। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वो फोर्स जो है वो दैट शुड ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि यहाँ पे बल जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगर मुझे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, ये है। विस्थापन का जो दिशा जो है वो क्या है, ये है। इस वस्तु के जो विस्थापन जो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है और बल जो है वो कुछ इस तरीके से आप लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे विस्थापन की दिशा में मुझे ये निकालना है कि कितना बल लग रहा है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का अगर यूज करूं तो ये वाला जो एंगल जो है ये कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला जो एंगल जो है वो फाई है। और अगर हम लोग इस ट्रायंगल को इस तरीके से नाम दे दूं मैं, ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग कोसाइन ऑफ फाई अगर निकालेंगे तो कोसाइन ऑफ फाई जो है वो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस या फिर ए सी अपॉन ए बी जो है वो होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या चाहिए, ये फोर्स चाहिए पर किस दिशा में चाहिए, विस्थापन की दिशा में चाहिए। मतलब आप लोगों को फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो है वो चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ये वाला कंपोनेंट चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि ए सी जो है वो कितना है, तो आप लोग यहाँ से ए सी जो है उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ए सी जो है वो होगा क्या, ए बी गुणा कॉस ऑफ फाइव। ए बी जो है वो क्या है दोस्तों, एफ है, टाइम्स कॉस ऑफ फाइव। तो यहाँ पे आपका जो ए सी जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है एफ इंटू कॉस ऑफ फाइव। ये एफ इंटू कॉस ऑफ फाइव जो है, ये ए सी जो है ये एफ इंटू कॉस ऑफ फाइव है। और ये जो है ये क्या है, बल की बल है किस दिशा में, विस्थापन की दिशा में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वर्क डन का अगर फॉर्मूला लिखूं तो वर्क डन का फॉर्मूला या फिर कार्य का जो सूत्र जो है वो क्या होगा, बल किसकी दिशा में, विस्थापन की दिशा में। बल किसकी दिशा में, विस्थापन की दिशा में। तो विस्थापन की दिशा में बल जो है वो क्या है, एफ इंटू कॉस ऑफ फाइव गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना है एस। तो अब
आपके पास में ये सूत्र निकल के आता है किसका, वर्क डन का। और ये सूत्र जो है ये किसी भी कंडीशन के लिए आपको काम में आएगा। दिस इज यूजफुल फॉर एनी कंडीशन। ठीक है, तो आइए जानते हैं ये जो मैंने लिखा था अभी, W इज इक्वल टू वट, एफ इंटू कोसाइन ऑफ पाई। पाई जो है वो क्या है, बल और विस्थापन के बीच का एंगल है, गुणा विस्थापन। क्या मैं इस cos फाई को इधर साइड ला के लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस इंटू कोसाइन ऑफ फाई। ठीक है, याद रखिए जब भी आप लोग इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एफ जो है वो हमेशा क्या होगा, एक नंबर होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, एफ जो है वो कैसा होगा, मैग्नीट्यूड होगा। आप लोग क्या करेंगे, एफ का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे, एस जो है आप लोग उसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। और यहाँ पे cos फाई जो है वो ये बताएगा कि क्या दिशा है। ठीक है, क्या दिशा है वो क्या बताएगा, cos फाई जो है वो बताएगा। इसको लिखने का एक और तरीका ये है कि आप लोग ये लिख सकते हैं, बल इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होता है दोस्तों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डॉट प्रोडक्ट। एफ डॉट एस को लिखा जाता है एफ इंटू एस, मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल जो है उसका हम लोग क्या लेते हैं, कोसाइन लेते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्क जो फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग देते हैं, विस्थापन का मैग्नीट्यूड लेते हैं, और कॉस जो है उसका ऑब्वियसली क्या आता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वही आता है। तो यहाँ पे वर्क जो है वो कैसी राशि है, वर्क जो है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क जो है वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिए। आइए तीन अलग अलग एग्जांपल्स की मदद से हम लोग ये समझते हैं कि वर्क डन जो है वो क्या होगा। तो अगर मेरा बल जो है वो इस दिशा में है और विस्थापन अगर इस दिशा में है तो मेरा जो कार्य जो है वो कैसा होगा, वो धनात्मक कार्य होगा या ऋणात्मक कार्य होगा, वो हम लोग को देखना है, वेदर इट विल बी पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। तो कार्य पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपका वर्क डन का जो फॉर्मूला जो है वो क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, एफ इंटू एस इंटू कोसाइन ऑफ फाइव। ठीक है, मैंने ये कहा है आपसे कि एफ जो है आप लोगों को क्या लेना है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना, एस जो है उसका भी क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना। तो यहाँ पे आपका वर्क पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है वो किस पे डिपेंड करेगा, कोसाइन ऑफ फाइव पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपका जो एंगल बन रहा है एफ और एस के बीच में वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब वो फाई जो है वो जीरो से तो बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, पर वो कैसा है, 90 से छोटा है। ठीक है, या फिर हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका फाई जो है वो जीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है। इस केस में आपका कोसाइन ऑफ फाई जो है वो हमेशा कैसा होता है दोस्तों, वो हमेशा होता है पॉजिटिव। ठीक है, कोसाइन ऑफ फाइव जो है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब भी आपका एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में होगा कोसाइन ऑफ फाइव जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, एफ जो है वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, बल जो है वो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि बल जो है वो आप लोग क्या ले रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। विस्थापन जो है आप लोग उसका क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो वो कैसे है, पॉजिटिव है। और अगर आपका यहाँ पे cos फाइव भी अगर पॉजिटिव आ जाता है तो जब भी आपका एंगल यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा तो आपका वर्क डन जो है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन जो है वो कैसा होगा, हमेशा धनात्मक कार्य किया जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है क्या, कि आपका बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल जो है वो कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। तो इस केस में वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, एफ इंटू एस इंटू कोसाइन ऑफ 90। कोसाइन ऑफ 90 जो है वो क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। तो इस केस में जो वर्क डन जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे शून्य वर्क होगा। जब भी आपके बल में और विस्थापन में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल बनाएगा, तब आपका जो वर्क जो है वो कैसा होगा, हमेशा जीरो वर्क होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपका फोर्स
आपके फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल जो बन रहा है, जो एंगल जो बन रहा है फाई, वो कैसा है दोस्तों, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है और आपका जो फाई जो है वो कैसा है, 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो जब भी आपका फाई 90 डिग्री से बड़ा होगा पर 270 डिग्री से छोटा होगा, तो हमेशा कोसाइन ऑफ फाई जो है वो कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। ठीक है, वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपका जो कार्य जो है, वर्क जो है, वो भी कैसा आएगा, वो भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी नेगेटिव। जो कार्य जो है वो कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य जो है वो होगा। ठीक है, तो जब भी आपका फोर्स या फिर बल और विस्थापन के बीच में एंगल 90 डिग्री से बड़ा है पर 270 डिग्री से छोटा है, तो जो कार्य जो किया जाएगा हमेशा वो कैसा कार्य होगा, वो ऋणात्मक कार्य होगा। द वर्क विल ऑलवेज बी नेगेटिव वर्क। तो 3 कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ये जो पहला जो कंडीशन है, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे किया गया कार्य जो है वो कैसा है, धनात्मक कार्य है। द वर्क डन इज पॉजिटिव। दूसरा, अगर आप लोग ये उदाहरण अगर लेते हैं कि यहाँ पे इस चक्के का जो मोशन जो है, जो विस्थापन जो है वो इस दिशा में है, पर इस चक्के के ऊपर एक और फोर्स, एक और बल जो है वो लग रहा है, और वो बल जो है वो किस दिशा में है, वो विस्थापन से विपरीत दिशा में है। तो इस दिशा में फोर्स जो है, बल जो है वो लग रहा है, इस बल की वजह से जो किया गया कार्य होगा यहाँ पे, वो कैसा होगा मित्रों, 0 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का सॉरी माफ कीजिए, जो वर्क जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल जो है वो कितने का है, 180 डिग्री का एंगल। तीसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे आप लोग एक बल जो है उसको अपने सर पे रख के आगे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे विस्थापन तो हो रहा है। ठीक है, विस्थापन तो हो रहा है, पर क्या यहाँ पे कुछ कार्य होगा, तो देखिए यहाँ पे जो बल जो लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है। आप लोगों ने इसको अपने सर पे उठा रखा है, तो यहाँ पे क्या है, एक बल जो है वो इस दिशा में लग रहा है, ऊपर की दिशा में। ये वाला जो बल जो है ये ऊपर की दिशा में है और विस्थापन जो है वो इस दिशा में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल जो है वो कैसा है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा था कि जब बल और विस्थापन में जो एंगल जो है अगर वो 90 डिग्री का हो, तो वर्क डन जो है वो हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। कार्य जो है वो हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, उसी तरीके से इसके ऊपर एक और बल जो है वो लग रहा है, और वो बल जो है वो किस दिशा में लग रहा है, नीचे की दिशा में। वो कौन सा बल है, दैट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और ये बल नीचे की दिशा में है, विस्थापन जो है वो इस दिशा में है। अगर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल जो है वो भी कैसा है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और अभी हम लोगों ने ये देखा था कि अगर बल और विस्थापन में अगर 90 डिग्री का एंगल हो, तो वर्क डन जो है वो कैसा होता है, 0 होता है, शून्य वर्क जो है वो होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों वर्क, और किस तरीके से हम लोग वर्क जो है वो उसको अलग अलग कंडीशंस के लिए, कार्य को अलग अलग कंडीशंस के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि एनर्जी, ऊर्जा जो है वो क्या होती है, एंड व्हाट इज पावर, शक्ति जो है वो क्या होती है। और उसी के साथ में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स जो है सॉल्व करेंगे, आपको बहुत सारा मजा आएगा उसको सॉल्व करने के लिए। तब तक के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।